morning, students. Thanks for visiting the video. We at Concept Connect Coaching provide students an equal opportunity to enhance their interest and easily connect to the basic concepts of mathematics, physics, and chemistry. We Concept Connect Coaching has a team of teachers who has valuable and vast experience in educational field. So they are able to handhold our students to the level of mastery from the basics. Not taking your much time, let's start our today's topic, which is related to optics, means light. So what is light? So before coming to this topic, let's see what is universe consists of. Universe consists of only two things: matter and energy. Universe consists of यूनिवर्स मैटर, या तो मैटर से बना है या तो एनर्जी से बना है। और मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शंस को हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो एनर्जी कई तरीके की हो सकती है। साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो इस तरह की कई एनर्जीज हैं जो हम देखते हैं और उनका इंट्रैक्शन विद मैटर ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लाइट? तो लाइट की डिफिनेशन अगर हम कहें कि लाइट इज एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, तो जो वो एनर्जी जो हमें देखने में मदद करती है। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो किसी चीज से आप टकरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं जल रही होती है, तो आप किसी चीज़ से टकराने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप लाइट जलाते हैं और सारी चीज़ें आपको नजर आने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग the bouncing back of light from a reflecting surface means अगर कोई surface reflecting है, reflecting surface है, ये पॉलिश कर दिए। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस पर अगर कोई लाइट एनर्जी पड़ेगी तो बाउंस बैक होके चली जाएगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? सिर्फ मिरर नहीं हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो हम ज़्यादा डिटेल में हम लोग थोड़ा बाद में जाएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर सिर्फ मिरर लेके चलते हैं, अगर मिरर रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर हम लेके चल रहे हैं तो रिफ्लेक्शन कैसे काम करेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। अब क्या है, मान लीजिए एक इंसिडेंट रे आई, एक इंसिडेंट रे आई, उसने इस सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस पॉइंट पे हिट किया, तब क्या होगा? तो अब रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन होगा मींस एक इधर अपर रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कभी भी जब हम लोग लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
तो उसमें हम लोग एक रे मान के चलते हैं लाइट को, जिसमें हमारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में ना आए, थोड़ा सिंपल हो जाए, जिसमें हम लोग चीज़ें समझ सकें। तो जब भी हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, एक हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए पूरा स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। और फिर क्या है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आई, किसी पॉइंट पे टकराई और एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो एक हम नॉर्मल खींच लेंगे इस पॉइंट, मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर पे एक नॉर्मल होगा, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, means first law कहता है incident ray normal to the plane surface and reflected ray all lie in the same plane। इंसिडेंट रे वो हो गई जहां पे पहली लाइट रे आई, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो आफ्टर रिफ्लेक्शन हुई उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो नॉर्मल विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब मेन चीज इंपॉर्टेंट है सेम प्लेन। व्हाट इट्स मीन बाय प्लेन? यहाँ पे जो प्लेन की बात हो रही है मीन्स एक वर्टिकल प्लेन है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके अगर वर्टिकली कोई प्लेन है तो उसी प्लेन में इंसिडेंट रे भी आएगी, उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी, और उसी में नॉर्मल भी आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्लेन में इंसिडेंट हो और दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्टेड हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट, काफी सिंपल लॉज है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं करके, तो समझ लेते हैं। तो इंसिडेंट रे तो कभी भी हम लोग देखते हैं कि जो एंगल हम लोग कभी भी मेजर करेंगे, आपको कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको सिर्फ सबसे पहले सरफेस का नॉर्मल को पकड़ना है। वेयर इज द नॉर्मल टू द सरफेस, राइट? तो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनेगा उसको हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको अगर हम आई कहें, इसको अगर हम आर कहें, तो इसको हम बोलेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दो लॉज हैं, और ये लॉज हर जगह हर सरफेस के लिए, या तो कर्व सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो या मींस वेवी सरफेस हो, ऐसी भी सरफेस होगी तभी ये लॉज उस पे फॉलो होंगे। जी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इंसिडेंट इज नॉर्मल टू द, वो तो ऑब्लिक एंगल पे थी, कुछ एंगल पे थी, ये 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंस रे आ रही है, इंसिडेंट रे पड़ रही है। तब क्या होगा? जैसे मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले नॉर्मल टू द सरफेस ढूंढना है। व्हाट इज नॉर्मल टू द सरफेस? ये हो गई नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हमें बताना है, क्वेश्चन हमारा है
what is the angle of incident and what is the angle of reflection, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शंस भी दे देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आजकल आने लगे हैं, तो ऑप्शंस पे आपको ध्यान देना है कि ऑप्शंस कैसे आते हैं। 90 डिग्री, 0, 0, 0 डिग्री, डिग्री सब पे बना लीजिएगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, एंड कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। तो 4 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन है कि ये हम पता नहीं लगा सकते, कि इतने से हमें पता नहीं लगेगा, डेटा इनसफिशिएंट है। तो जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मल सबसे पहले आपको पकड़ना है, व्हाट इज द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल कहाँ है। तो हमने यहाँ पे देखा इंसिडेंट रे के साथ साथ में ही नॉर्मल आ रही है, तो एंगल कितना होगा, क्योंकि एक पे ही लाई कर रही है, कोलाइड कर रही है, कॉन्सीड कर रही है, तो इसको कहेंगे एंगल आई इक्वल्स टू 0 डिग्री। और जब एंगल आई पता चल गया तो बाय द लॉ ऑफ एंगल ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दिस मींस एंगल आर इक्वल्स टू 0 डिग्री। मींस आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइप्स ऑफ मिरर कितने हैं, टाइप्स ऑफ मिरर कभी भी आता है तो उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं 2 टाइप्स ब्रॉडली सेइंग, एक हो गया प्लेन मिरर, एक हो गया स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर and second is spherical। ठीक है, तो प्लेन मिरर बहुत ही आसान है। प्लेन मिरर का मतलब बिल्कुल प्लेन है, जिसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो मिरर में 2 पार्ट होंगे, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एक होता पॉलिश सरफेस, मतलब बैक साइड उसका पॉलिश्ड होगा और आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो उसको हम बोलते हैं मिरर। तो जब भी प्लेन मिरर की बात हुई, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल सीधी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, ठीक है, बिल्कुल सीधा मिरर है। अब प्लेन मिरर आप लोग रोज यूज करते होंगे, कभी कंघा कर रहे हैं, कभी लिफ्ट में जा रहे हैं, तब ये सब प्लेन मिरर हमको दिखते रहते हैं। तो ऑब्जर्व करते रहिए अपने चारों तरफ, हर तरफ आपको कहीं ना कोई मिरर मिलता रहेगा। आप उसको ऑब्जर्व करिए, लिखते जाइए कि ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल में भी अभी आगे हम पढ़ेंगे और आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि कॉनकेव कैसा होता है, कॉन्वेक्स कैसा होता है। तो उस बेसिस पे प्लेन, स्फेरिकल, ये सब डिफरेंशिएट करते जाइए, तो आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। देखिए क्या है, फिर सब्जेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो गया एंड यू आर एबल टू रिलेट योर सराउंडिंग विद योर सब्जेक्ट, अगर ये आप कर पाए तो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। यही हमारी कोशिश है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्लेन मिरर में कि कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसका जो इमेज बनेगी वो भी इधर बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी, ठीक है, और सेम हाइट की होगी। मींस जो ए बी का हाइट है वो सेम होगी और द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल बी सेम फ्रॉम, जैसे 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। मींस जो इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से सेम होगी। और एक चीज होती है कि आपका लैटरल इन्वर्जन होता है, मींस लेफ्ट आपका राइट दिखेगा मिरर में और राइट आपका लेफ्ट दिखेगा, इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। और जो यहाँ पे इसको और बड़ा कर देते हैं, इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएं सिंपल सा तो कुछ ऐसा बनेगा, आप देखिएगा। बोर्ड पे बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको हमने पीछे की तरफ कर दिया और ये तो आप जब भी रे डायग्राम बनाएंगे
यूज योर पेंसिल एंड रूलर इफ रिक्वायर्ड, तो प्रोटेक्टर भी यूज करेंगे, तब आपका बिल्कुल सटीक डायग्राम बनेगा और आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमने बनाया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो एक्चुअल आपके रेज है वो मीट नहीं कर रही है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए एक्चुअल रे नहीं हो रही है। तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? पहला है द इमेज हाइट इज सेम एज ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट is same as object height, and the image distance from the plane is same as the object distance from the plane. ठीक है, distance is same. But एक जो सबसे बड़ी चीज है, the image formed here is virtual and erect. Means ये एक्चुअल रेस के इंटरसेक्शन से ये इमेज नहीं बनी है, बल्कि इसको हम इमेजिनरी लाइन से बनाया है, इसीलिए इसको वर्चुअल कहा गया है। और इरेक्ट इसलिए क्योंकि ये सीधा है, अपराइट है, दैट्स व्हाई इट इज इरेक्ट। तो जो डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, वो हम जान लेते हैं। रियल इमेज और इसकी वर्चुअल इमेज की बात करें तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, मींस हमेशा उल्टी बनेगी, और वर्चुअल हमेशा अपराइट या इरेक्ट कहेंगे, अपराइट या इरेक्ट और इरेक्ट, राइट। दूसरी है real image is formed by actual intersection of the light rays, but virtual image is not formed by the actual intersection of the light rays. Means actual intersection is responsible for image फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन इज नॉट अवेलेबल। मीन्स ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती है, बट हम उसको इमेजिनरी मानते हैं। और जो तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके 2 नंबर में आ सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और 2 नंबर में तो आएगा ही, प्लस जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें आप हमेशा लिखेंगे इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है। तो जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आएंगी तो आप कैसे बोल पाएंगे द इमेज इज वर्चुअल और रियल। तो ये समझिए। और दूसरी चीज जो थर्ड वन इज रियल इमेज कैन बी produced on screen, means screen पे ये दिखाई जा सकती है, and virtual image cannot be produced on screen। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ये आप जान लीजिए। स्फेरिकल मिरर पे आ जाते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं, तो उसको अच्छे से समझने के लिए एक स्पून अपने लेके आइए, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ब्रिंग स्पून फ्रॉम द किचन। तो ये स्पून है, तो जो इनवर्ड्स अंदर जा रहा है, सरफेस आपको दिख रहा होगा, द इनवर्ड्स अगर ये देखिए ऐसे जा रहा है, और ये रिफ्लेक्टिंग, इसको हम
पॉलिश मान लें तो ये कॉन्केव साइड है, कॉन्केव मीन्स कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग साइड है इसको रिफ्लेक्टिंग साइड कहेंगे, इसको कहेंगे बैक साइड ऑफ द, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो जब भी देखेंगे तो आपको कुछ दूरी तक आपको आपका इमेज उल्टा दिखेगा और तो मीन्स आपका मैग्नीफाइड दिखेगा। तो इसी तरह अगर हम इसका बैक साइड देखें, इस तरफ देखेंगे तो हमें ये अपना इमेज सीधा दिख रहा है। आप भी करके देखिएगा तो समझ में आएगा, सीधा दिख रहा है और मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड है, मीन्स इमेज छोटी दिख रही है। तो वो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग है यहाँ पे, सरफेस है और ये आपकी बैक साइड ऑफ द मिरर है। तो हमेशा याद रखिए कॉन्केव मीन्स यू आर एंटरिंग इनसाइड द केव। तो आपकी कॉन्केव आपका ऐसे हो जाएगा। और हमेशा स्पून को भी याद रखिए और कॉन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सॉरी। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, राइट। कभी कभी एक नंबर में आ भी सकता है आपका कि कन्वर्ज विच टाइप ऑफ मिरर इज कन्वर्जिंग, और ये है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ डेफिनेशन समझते हैं। तो अगर हम एक कॉन्केव लेंस ये बना लिया हमने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसा अभी हमने पढ़ा, और ये बैक साइड ऑफ द मिरर है, मींस पॉलिश सरफेस है। तो ये एक हमको कर्व सरफेस मिल रहा है, मींस स्फेरिकल का है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आया कहां से। हमने प्लेन मिरर देखा बिल्कुल सीधा है ये, लेकिन कर्व कैसे है। तो ये एक जो पार्ट है एक पूरे स्फीयर का पार्ट है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो अगर हम ऐसे इसको वर्चुअली हम बनाए तो एक पूरा स्फीयर बन जाएगा, और वहीं से सारी डेफिनेशन निकल के आती हैं कि क्या क्या डेफिनेशंस आती हैं। सबसे पहले एक पोल, व्हाट इज पोल। पोल क्या है, POLE, P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। व्हाट इज पोल। पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस अपर्चर। अगर ये ml है तो इसके बीच का जो मिडिल पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं। एंड पोल इज अ पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो अगर ये आपका मिडिल पॉइंट है तो यही पोल कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मींस एक अगर ये पूरा एक स्फीयर होता तो इसका एक सेंटर होता, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए ये सेंटर होता, ठीक है, ये सेंटर होता। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेंटर अगर स्फीयर का होता तो यही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। अब फिर तीसरी चीज आती है, फर्स्ट इज पोल, सेकंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis is a line joining center of curvature and pole of the mirror is known as principal axis. Means अगर एक हम लाइन खींचे और जो पोल और
सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दे, ये आपका पोल था, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, पीए बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। अब ये हो गया, तो इसको हम अगर पूरा सही से हम देखें तो पोल हमें पता चल गया, इसको हम अभी हटा देते हैं। तो पोल पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, अपर्चर पता चल गया, mn द डिस्टेंस बिटवीन mn इज नोन एज अपर्चर। प्लस अगर एक चीज रह रही है फोकस। व्हाट इज फोकस? तो अगर लाइन आ रही है, जो हम बना देते हैं एक पर एक नीचे, इंफिनिटी से लाइंस आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट करेंगी एक पॉइंट पे जिसको हम फोकस बोलेंगे। तो फोकस इज अ पॉइंट वेयर लाइंस फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द मिरर कन्वर्जेस, तो इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज है, द डिस्टेंस फ्रॉम C to P इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि अगर पोल है और उसके अगर एक पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और F और P के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, F डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो r इक्वल्स टू 2f, दोनों हाफ होता है, मींस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं, राइट? मतलब कि C to F and F to P आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हम ये लिख सकते हैं रिलेशन को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आगे क्या है, रे डायग्राम से हम लोग इमेज फॉर्मेशन, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक और ये सब जानेंगे। तो इसी तरह के हम लोग और अच्छे से समझना है तो ऑफलाइन क्लासेस आइए हमारे पे, ग्रेटर नोएडा में ऑफलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। आपको अगर अपना स्लॉट बुक कराना है तो आप नीचे कमेंट में अपना नंबर लिख सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और आप आगे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कमेंट करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो आप हमसे पूछें रिलेटेड टू दिस टॉपिक, या कुछ भी टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम का रिलेटेड या 9th 10th 11th 12th, कोई भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और भी वीडियोस आएंगे और प्लस ऑफलाइन क्लासेस तो आप ज्वाइन ही कर सकते हैं। थैंक्स।